एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस यानी टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये आपकी एक तरीके की रिवीजन क्लास है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न बहुत सारे आपको, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे अति लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे, राजन सीरीज, पवन सीरीज़ के और बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। और मैं 2 दिन थोड़ा बिजी रही, इसलिए मैं वीडियो अच्छे से, मैंने 2 दिन थोड़ा बीच में गैप ले लिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, लेकिन अब आज से मैं बैक टू बैक आपको पढ़ाऊंगी, वही पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आना है, उसी को रिवाइज़ बार बार कराऊंगी, क्योंकि अब आपको कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आपके 9 से पेपर हैं और आपको पता है एक दिन में 2 पेपर, अगर 50 नंबर का है तो 2 पेपर होते हैं, अगर 25 नंबर के हैं तो 3 पेपर एक दिन में होते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक दिन में 3 पेपर और आपको उसमें भी उसको भी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं बार बार बोली, कुछ नया मत पढ़िए, जितना आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, फिर आराम से जब लेटिए तो उसको एक बार मन में पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ, जो भी अगर बीच में बोल जाते हैं, फट से कॉपी निकालिए, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। और इस तरीके से आप खूब, जितना आप रिवाइज़ कर सकते हैं आप उतना रिवाइज़ करिए, कहीं आप कुछ नया मत पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 100 ये बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इनको रट्टा मान लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ। और कल से मैं आपके बाल विकास और शिक्षण अधिगम के जो प्रश्न, जो 2 चैप्टर हैं आपके, जो 50-50 नंबर के जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनसे मैं आपके प्रश्नों को कल लेकर आऊँगी। उनका प्रश्नों को कुछ नया नहीं, सिर्फ रिवीजन क्लास कराऊंगी ताकि आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, टच मी नॉट किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि टच मी नॉट यानी कि मुझ टच मी नॉट क्या होता है, मुझे मत छुओ, और ये किस पेड़ में होता है, छुई मुई के पेड़। टच मी नॉट किसे कहते हैं, छुई मुई के पेड़ को कहते हैं। क्या करते हैं, आप छुई मुई के पेड़ को छू लेते हैं तो वो क्या होता है, मुरझा जाता है। इसलिए उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टच मी नॉट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टच मी नॉट। आप ऐसे ही याद कर लीजिए, टच मी नॉट यानी मुझे मत छुओ, तो इसका मतलब कौन, छुई मुई कह रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिक, टच मी नॉट, यानी इसको छुई मी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टच मी नॉट। तो उत्तर आपका क्या है, सा। उत्तर आपका सा सही है। अगला प्रश्न है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है, वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, या ये सभी। तो आपको पता है जो नारियल जो होता है और कमल, इन दोनों में जल प्रकीर्णन होता है। कौन सा प्रकीर्णन होता है, जल प्रकीर्णन होता है, क्योंकि नारियल में नारियल पानी भी होता है, नारियल में भी पानी पाया जाता है, उसके द्वारा प्रकीर्णन होता है, और कमल में भी पानी के द्वारा होता है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, और हाँ, अगर आपका कितना क्वेश्चन सही है इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ये मैं जो सॉल्व करा रही हूँ, आपका कौन सा, कितने क्वेश्चन इसमें आपने सही किए, इसका भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जवाब चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथियाँ क्या हैं, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। तो यकृत होती है, अग्नाशय होती है, लार ग्रंथि होती है, ये सभी। तो आपको पता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो यकृत यानी कि लीवर भी होता है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास भी होता है, और लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड भी आपकी होती है। तो ये क्या है, ये तीनों हमारी पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। उत्तर है ये सभी, यानी द उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। क्या होती है, लीवर, यानी यकृत आपकी होती है, ठीक है। यकृत यानी लीवर होती है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। आपके कितने उत्तर सही हैं आप ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पित्त रस का निर्माण करता है। देखिए, अब ये आपका एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं, जहाँ पर पित्त रस देखते हैं वहाँ पर समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल पित्ताशय से निकला होगा। अक्सर ये जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं, जो जिन्होंने सोशल साइंस ली होती है, वो ज़्यादातर, भाई साइंस वाले बच्चे तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि पित्तरस का निर्माण या पित्तरस कहाँ से बना है। लेकिन जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पित्तरस देखते हैं और वहीं पे फटाक से पित्ताशय मार देते हैं। लेकिन ये एकदम गलत है।
पित्त रस का जो हमारा निर्माण होता है, ये पित्त रस जो बनाता है वो कहाँ से बनता है? यकृत से बनता है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। ये बहुत ही आपके जितने भी आपके पेपर आते हैं उनमें समय पूछे जाते हैं कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत यानी लीवर से होता है। इसको गार्ड बांध लीजिए, एकदम रट्टा मान लीजिए। पित्तरस का निर्माण पित्ताशय से नहीं बल्कि कहाँ से होता है? लीवर से होता है, यानी यकृत से होता है। अगला प्रश्न है, मानव दांतों के प्रकार हैं कृंतक, रदनक और प्रचर्वण या चर्वण। तो प्रचर्वण या चर्वण, तो ये सभी आपके मानव दांतों के प्रकार होते हैं। उत्तर नंबर दा आपका सही है। अगला प्रश्न है, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो आपने पढ़ा है कैल्शियम के कारण, फास्फोरस के कारण, और यही आप दोनों पढ़ते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। फट से आप कैल्शियम और फास्फोरस लगा देते हैं, लेकिन नहीं। जो दांतों की जो कठोरता होती है उसका जो मेन है, जो मेन जो कारण है, जो मेन उसका मोटिव है, वो है इनेमल। क्या होता है? इनेमल। इनेमल जो होता है, आपने देखा होगा, ये जो आपके दांत होते हैं इसके साइड में चमकती हुए दांत, थोड़ा सा चमकता हुआ पार्ट दिखाई देता है, वही होता है इनेमल। इसी के कारण दांतों की कठोरता होती है, यानी दांत हमारे कठोर होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का भी बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू होती है, 90% आपका इसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन इनेमल जो है वो आपके दांतों की कठोरता का मेन कारण जो होता है वो इनेमल होता है। अगर आपके दांतों से इनेमल घिस जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके दांत टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ब्रश धीरे से करना चाहिए। तो इनेमल आपका क्या होता है? दांतों की कठोरता का मेन कारण होता है। बा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका श्रवण करती है? तो जो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का श्रवण करती है। क्या करती है? इंसुलिन का श्रवण करती है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है, अपेंडिक्स यानी कृमि रूप परिशेषिका भी जिसे हम बोलते हैं, जो कि बड़ी आंत का बड़ा भाग है। ये शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह क्या है? तो ये एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? यानी वाष्प के उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, ये पूछा गया है। तो वो जड़ के द्वारा होती है, या तने के द्वारा होती है, या स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र, या हम स्टोमेटा या पर्णरंध्र, या हम जिन्हें छोटे छोटे जो हमारी पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, स्टोमेटा किसे कहते हैं या पर्णरंध्र किसे कहते हैं। रंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र, यानी हमारी पत्तियों की निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, या ये सभी। तो जो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो हमारे स्टोमेटा के कारण होती है। किसके कारण होती है? स्टोमेटा के कारण होती है। अगला प्रश्न है, लाइकेन है। तो लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी पौधा है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का सहजीवी पौधा है। लाइकेन हमारे कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, तो ये एक प्रकार का सहजीवी पौधा होता है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा क्या है? परजीवी मतलब जो दूसरों के सहारे निकलते हैं, दूसरों के सहारे खड़े होते हैं। तो अमरबेल है, चंदन है, रेफ्लिशिया है, ये सभी। तो परजीवी पौधा अमरबेल भी है, चंदन भी है और रेफ्लिशिया, ये तीनों होते हैं। उत्तर नंबर दा आपका सही है। अगला प्रश्न है, कीट बच्ची पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो कीट बच्ची पौधे कौन होते हैं? ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, या ये सभी। तो ये सभी आपके कीट बच्ची पौधे होते हैं, जिसमें से यूट्रिकुलेरिया जो पौधा होता है ये एक प्रकार का कीट बच्ची पौधा जो है ये जलीय कीट बच्ची पौधा होता है। कौन सा होता है? जलीय कीट बच्ची पौधा, यानी जल में पाया जाने वाला कीट बच्ची पौधा होता है। बाकी आपके ड्रोसेरा, नेपेंथीज, ये तीनों होते हैं। तो उत्तर नंबर दा आपका सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है, कीट बच्ची पौधा होता है, सॉरी जलीय कीट बच्ची पौधा, अभी मैंने आपको बताया जो जल में पाया जाने वाला कीट बच्ची पौधा, यानी कीटों को मार कर अपने शरीर में, यानी अपने अंदर क्या होता है, क्या कीटों को मारकर नाइट्रोजन की पूर्ति करता जो है वो होता है जलीय कीट बच्ची पौधा, यानी जल में जो पाया जाता है वो होता है यूट्रिकुलेरिया। क्या होता है? यूट्रिकुलेरिया। सा उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो एक बीजपत्री पौधों की विशेषता होती है कि इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। जी, बीजों में केवल एक बीज पत्र, यानी मक्का, धान, गेहूं में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। तो उत्तर नंबर आ और बा आपका दोनों सही है।
अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इनकी पत्तियों में जाली कवच शिरा विन्यास पाया जाता है और बीजों में दो बीजपत्र यानी दो दाल चना मटर सरसों पाया जाता है। उत्तर नंबर सा आपका सही है और बात दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? पौधे। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर यानी पेड़ पौधे या अन्य किसी जानवर पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे। पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्तर नंबर बा आपका सही है। और जीव जंतु हैं, कवक हैं, विषाणु हैं, ये सब क्या करते हैं? ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। अगला है मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य हम क्या कहते हैं? संस्कृत में हम मत्स्य कहते हैं मछली को। ठीक है। तो मत्स्य या मछली में अनुकूलन है। तो मछली में अनुकूलन किस तरीके से होता है? ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनमें इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। अगर इनके शरीर का आकार नाव के आकार का नहीं होता, मछली का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है ना। अगर इनके शरीर का आकार नाव के आकार का नहीं होता तो इनको तैरने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो क्या है? ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है, एकदम सही है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, ये भी सही है। तो उत्तर नंबर आ और बा आपका दोनों सही है। तो उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? अभी आपने अभी पढ़ा है कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो मैं अभी आपने ऑप्शन में भी पढ़ा कि स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि अब देखिए इसको घुमा दिया गया। अब ये पूछा गया है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में यानी जल का भाप के रूप में या वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। तो ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 100 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आपके बाल विकास और शिक्षण अधिगम जो आपका दूसरा पेपर है, वो मैं आपको पेपर की उसकी रिवीजन राजन सीरीज़ की रिवीजन कराऊंगी। राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ की कुछ भी अलग से नहीं पढ़ाऊंगी, उसी का रिवीजन कराऊंगी। आप उसको खूब आराम से देखिएगा, साथ साथ रिवीजन करिएगा, ताकि आपको जो याद है वो याद रहे। अब आप कुछ मत पढ़िए, अब आपके पास टाइम कम है, मुझे पता है। आप हिंदी और आप साइंस है, हिंदी, ये सब बहुत अच्छे से, संस्कृत वगैरह बहुत अच्छे से कर लेंगे। और अगर आपको 50 अब ये 2 पेपर जो आपके हैं, अब बस सारा टाइम आप इसी को दीजिएगा। अगला है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? एकदम छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन है। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? पढ़हरिम यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पढ़हरिम कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? भाई पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगी? पौधों में होगी। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है, पौधों में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो मंड या स्टार्च भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो उत्तर नंबर आ और बा दोनों सही है, यानी उत्तर नंबर सा सही है। अगला है मानव श्वसन करता है। तो मानव श्वसन किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा। और मछली किसके द्वारा करती है? गलफड़ों के द्वारा। ठीक है। और मेढक किसके द्वारा करता है? जब पानी में होता है तो त्वचा के द्वारा करता है, और जब बाहर होता है तो फेफड़ों के द्वारा करता है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। मानव श्वसन किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा। अगला है पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं? आपसे, हम लोगों से या आपसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हमें देते क्या है? ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे श्वसन क्रिया में क्या कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस को लेता है। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय पौधे जैसे कि नागफनी आपका है, ठीक है, जिसे और की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, जिसे आप कैक्टस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नागफनी को कैक्टस कहते हैं, कैक्टस का पौधा। ठीक है, इनकी जो पत्तियां जो होती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती हैं?
कांटों में रूपांतरित हो जाती है। किस में रूपांतरित हो जाती हैं? इनकी पत्तियां कांटों में। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, वो मरुस्थली पौधे ये होते हैं, लेकिन ये केवल मरुस्थल में ही नहीं पाए जाते, ये सब इस यहाँ भी पाए जाते हैं। आप लोगों के यहाँ भी, अगर आप, मेरे घर पे ही नागफनी या कैक्टस का पौधा लगा हुआ है, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती हैं, यानी वो किस में बदल जाती हैं? कांटों में बदल। क्यों? क्योंकि पानी की कमी के कारण मरुस्थलीय देशों में या मरुस्थलीय प्रदेशों में पानी की कमी होती है। वहाँ पे क्या होता है, बालू ज़्यादा होती है, रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है। इस वजह से ये पत्तियाँ होती, तो उनमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करती हैं, अपनी पत्तियों को किस में बदल देती हैं, किस में कन्वर्ट कर लेती हैं, किस में रूपांतरित कर लेती हैं? कांटों में। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, मेढक है, मेढक क्या है? मेढक उभयचर होता है, यानी ये जल में भी पाया जाता है और ये स्थलचर में भी होता है। ठीक है, तो मेढक क्या होता है? मेढक एक उभयचर होता है। अगला प्रश्न है, चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो चेहरे की जो हड्डियों की संख्या जो होती है वो हमारी 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती हैं। उत्तर नंबर अब 29 है, कंडरा जोड़ती है। कंडरा जिसको हम इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ये क्या करती है? ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है। या पेशियां लिखा हो, पेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं, या अगर मांसपेशियां लिखा हो, पेशियां को हो या मांसपेशियों को, बात एक ही है। ठीक है, तो ये मांसपेशियों या पेशियों को किससे जोड़ती है? हड्डियों से जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। यहाँ पे उत्तर गलत है कि इनकस होती, एकदम गलत उत्तर है, ये इनकस नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? स्टेपीज होती है। स्टेपीज ये आपकी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो आपके कान में पाई जाती है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। एकदम दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर आपने राजन सीरीज या पवन सीरीज से पढ़ा है तो वहाँ पर ये एकदम गलत उत्तर दिया गया है कि उत्तर नंबर सा एकदम गलत दिया है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अब आपको याद हो गया होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग हमारी विटामिन की कमी से होता है। कौन सा? अपूर्णता रोग। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, 1 गज बराबर होता है, तो 1 गज 3 फुट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3 फुट के बराबर होता है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। कौन? तो भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है? यानी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन कौन करता है? जड़ करती है। कौन करता है? जड़ हमारे भूमि से यानी हमारी मिट्टी से पानी और खनिज लवण यानी मिनरल का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करती है, जिसे ये पौधों की भूमि में, और ये पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है यानी खड़ा रखती है। उत्तर नंबर है जड़। उत्तर नंबर आ। अगला प्रश्न है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? अगर आपसे पूछता है जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है तो आप कहेंगे जाइलम। अब इसकी ट्रिक बता दें, जा से जल होता है और जा से जाइलम होता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? जा से जल होता है और जा से जाइलम होता है, तो ऐसे याद रखिएगा। जल तथा खनिज लवणों का संवहन जाइलम करता है और भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम करता है। तो जा से जल और जा से जाइलम याद रखिएगा। ऐसे ही जब मैं भी पढ़ती थी तो मैंने भी ऐसी ट्रिक याद रखी थी और आज तक मुझे देखिए याद है। तो जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है, अब आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब 2 ही पौधों में संवहन करने वाले 2 ही ऊतक पाए जाते हैं, एक आपका जाइलम होता है और दूसरा आपका फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम क्या होता है? जल और खनिज लवण को अवशोषित करना या उसका संवहन करना, और भोज्य पदार्थों का संवहन करना फ्लोएम का काम होता है। अगला प्रश्न है, पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतर होता है, ये पाया जाता है, ये आपका मटर में पाया जाता है। ठीक है, आपने मटर देखा होगा और ये इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं वो कौन से पौधे होते हैं? जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट कहते हैं, और अगर आपसे पूछता है जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर नंबर इसमें आपका सही है।
आपका सही है उत्तर। अब अगला प्रश्न है, जड़ों के प्रकार क्या हैं? तो आपको पता है जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़ होती है। ठीक है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, तो दो जड़ के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, यानी उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आपको पता है पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो अभी जो टेट का पेपर हुआ था 2021 में, जो अभी टेट यूपी टेट का पेपर जो कैंसिल हो गया था, जो लीक हो गया था, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी टेट का पेपर लीक हो गया है, तो जो पहला पेपर 2021 का हुआ था जो लीक कर दिया गया था, वो उसमें ये क्वेश्चन आया था, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी हम विषाणु को कहते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को इसलिए कहते हैं, जब तक विषाणु आपके शरीर में रहते हैं, विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस। ठीक है, विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस। जब तक वायरस आपके शरीर में रहते हैं तो वो जीवित रहते हैं। क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा, जैसे ही आप छींकते हैं तो आपके अंदर के जो वायरस होते हैं वो आपकी जिस जगह पे आप छींकते हैं वहाँ पे फैल जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही मान लो आपने अपने हाथ पर छींक लिया, छींकने के बाद क्या किया आपने, आपके हाथ पे जैसे ही वो वायरस आए वो मर जाते हैं। मरने के बाद मान लो आपके दोस्त ने आपके हाथ को पकड़ लिया और वो हाथ अब उसके जो आपका जो आपके पर जो वायरस आपने जो छींक में निकाले थे, वो वायरस उसके पास चले गए। अब उसने क्या किया, उसने मान लो अपने मुंह के पास वो हाथ ले गया, वही वायरस जैसे ही उसके शरीर में इंटर करेंगे वैसे ही वो तुरंत जीवित हो जाते हैं। इसलिए इसे हम सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। किसे? वायरस को। अगला प्रश्न है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। तो उत्तेजनशीलता का जो प्रदर्शन होता है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, वो किस में दिखाई देता है? छुई मुई में। कैसे? जैसे ही आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं वैसे ही वो मुरझा जाता है। तो हमें उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देता है? छुई मुई में। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फुंक ने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो आपका होता है ये पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। ठीक है, विटामिन बी जो है ये बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी के कारण होता है, जो किसकी वजह से होता है? पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। अगला है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। और अगर आपसे पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ये नेक्स्ट पूछा भी गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई के। अब इसको याद करने की इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। कीड़ा, याद रखिएगा, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा से याद रखिए। जैसे मैंने ट्रिक वाइज याद किया था, आज भी मुझे याद है, और आप भी ऐसे याद करेंगे तो आपको भी लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि विटामिन में वसा में घुलनशील विटामिन का, यानी ऐसे याद कर लीजिएगा कि तेल में कीड़ा घुल गया। ठीक है, कैसे याद करेंगे? वसा में कीड़ा घुल गया, वसा में कीड़ा घुल गया, तो ऐसे याद करेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन कीड़ा, यानी विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, अगर आपसे अलग अलग भी पूछ लेता है तो आप आराम से जल्दी से कीड़ा लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर मान लो पूछा कि विटामिन ई किसका घुलनशील विटामिन है, तो वसा का। ए किसका है? वसा का। डी किसका है? वसा का। के किसका है? वसा का। तो देखिए आपको याद हो गया। तो अगर आपसे पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे विटामिन कीड़ा, यानी कि KEDA। ठीक है, और जल में घुलनशील विटामिन, अब आपको पता है विटामिन हमारे जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन A, B, C, D, E और K, यही तो होते हैं हमारे विटामिन। जिसमें से विटामिन कीड़ा, यानी विटामिन कीड़ा, ये हमारे जो इतने विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और जो बचे हमारे B और C, ये हमारे किस में घुलनशील विटामिन है? ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप जल में ऐसे मत याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए कि विटामिन कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलता है। ठीक है, वसा में कीड़ा घुल गया। ठीक है, वसा में कीड़ा घुल गया, ऐसे आप याद रखिएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन बी, सी बचा और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होता है। उत्तर नंबर आ आपका ये सही है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? तो स्कर्वी रोग से क्या होता है? आपके मसूड़ों से रक्त स्त्राव होने लगता है, यानी मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? और स्कर्वी रोग किसके द्वारा होता है? तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सिट्रिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? सिट्रिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको आंवला है, नींबू है, ठीक है, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए।
यानी कि खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए स्कर्वी रोग में। स्कर्वी रोग से क्या होता है, मसूड़ों से क्या होता है, खून निकलने लगता है। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, मेरेस्मस तथा क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरेस्मर और क्वाशियोकर रोग क्या होता है। तो ये एक प्रकार का छोटे बच्चों में होने वाला रोग होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो ये रोग जो होता है ये 2 साल से 6 साल के बच्चों के होता है। आपने देखा होगा कि बच्चों में क्या होता है, पेट बाहर निकल आता है और बच्चे एकदम पतले होते हैं, पसलियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन पेट खूब बाहर निकला होता है। देखा होगा आपने, गाँव वगैरह में देखा होगा मेरेस्मस और क्वाशियोकर रोग के बच्चों को कि पेट निकला होता है, पसलियाँ दिखाई देती हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। इस तरीके के ये रोग होते हैं। आपने ये सिम्टम बच्चों में, छोटे बच्चों में देखे होंगे, ठीक है। और ये किसके कारण होती है? जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उसी की में जो छोटे छोटे जीवाणु विषाणु जो भी होते हैं उनकी वजह से ये बच्चों में हो जाता है रोग, ठीक है। और ये रोग और खाने की कमी से भी होता है। भोज्य पदार्थ अगर सही तरीके से नहीं बच्चों को मिल पाता है तो उसकी वजह से भी ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरेस्मस और क्वाशियोकर रोग जो होता है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसमें बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के हो जाते हैं, फिर भी ये पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। एकदम पतले होते हैं, त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, पेट निकला होता है, पसलियाँ सारी दिखती हैं। आपने देखा होगा, देखने में बड़ा डरावने से लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चे बहुत कमज़ोर जो लगते हैं वही मेरेस्मस और क्वाशियोकर रोग की कमी के कारण ये होता है। और ये जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के। बच्चों को अच्छे से दूध नहीं मिल पाता है, अच्छे से कैल्शियम प्रोटीन नहीं मिल पाता है, इसी वजह से ये रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापा जाता है? तो रक्तदाब स्फिग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। उत्तर नंबर दाब का सही है। अगला है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं और किस रक्त समूह को सर्वग्राही? सर्वदाता यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को दे सकता है। यानी कि सभी ग्रुप के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप ए और बी और ओ, ठीक है। और ग्रुप ए बी होता है और ओ होता है। आपको पता है रक्त में कितने ग्रुप होते हैं? ए बी होता है और ए बी होता है और ओ होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ये ब्लड ग्रुप जो होता है ये ए को भी ब्लड दे सकता है अपना, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, और ओ को तो दे ही सकता है। यानी कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है, ऐसा रक्त समूह होता है, जो ब्लड ओ होता है, यानी सर्वदाता देने वाला सबसे ज़्यादा ओ जो होता है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो ओ जो उत्तर आपका है वो सही है। अगला है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी सबसे ज़्यादा लेने वाला, यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबका ले सकता है? तो ए बी जो है ये ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है, ठीक है, और ए बी का भी ले सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है और ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। तो जिस रक्त समूह या ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं वो ओ होता है, यानी दा उत्तर सही है। जिस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी सबसे ज़्यादा लेने वाला कहते हैं तो वो ए बी ग्रुप होता है। अगला है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी आपने सबसे पहले पढ़ा था, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो हमारे शरीर की तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है आपका, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको अच्छे से पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला है, एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो एपीकल्चर हम मधुमक्खी पालन को कहते हैं। किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एपीकल्चर कहते हैं। और यही आपका रेशम कीट पालन अगर पूछ लिया जाए तो हम सीरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या जो है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती हैं। अगला प्रश्न है, भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या है? तो भोजन संचय के लिए जो अपस्थानिक जड़ का रूपांतर है वो कंद गुच्छ है। क्या है? कंद गुच्छ। अगला प्रश्न है, पत्तियों का कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों का कायिक प्रवर्धन जो होता है वो ब्रायोफिलम में होता है। कहाँ होता है? ब्रायोफिलम में होता है। अगला प्रश्न है, कोण का मात्रक क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है।
अगला प्रश्न है, कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, आप छत से गेंद को फेंक रहे हैं या आप किसी भी चीज़ को ऊपर उछाल कर फेंकते हैं तो भी वो नीचे ही आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर से नीचे गिर रही है तो यह वो क्या कहलाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगी। तो इस तरीके का अगर आपको कोई प्रश्न आएगा कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिर रही है, ठीक है, या लुढ़क रही है, तो क्या होगी, वो गुरुत्वाकर्षण बल होगी। देखिए कैसे, यानी आपकी पृथ्वी पर अगर ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे आ रही होगी तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण होती है। तो इसमें क्या है, पेड़ से पत्तों का गिरना, ये भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि पेड़ से पत्ते उड़ नहीं रहे बल्कि नीचे आ रहे हैं गिरकर। उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, आप किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं फिर वो कहाँ आता है, नीचे ही गिरता है, यानी पृथ्वी अपनी ओर उसे खींचती है। पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, तो समतल पर गाड़ी का ढकेलना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है। ये क्या है, ये पेशीय बल का उदाहरण है। अगला है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, वायु क्या है? वायु एक विषम मांगी मिश्रण है। विषम मांगी मिश्रण ये मतलब का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी वायु में कई सारी गैसें मिली हुई होती हैं, उनका कोई समान मिश्रण नहीं होता है कि हाँ आपकी 90% नाइट्रोजन मिली है, 90% ही आपकी ऑक्सीजन मिली है। हर का परसेंटेज, जैसे आपकी मान लो 70% अगर आपकी नाइट्रोजन मिली है तो उसमें से आपकी क्या होता है, ऑक्सीजन अलग उसका अनुपात होता है। यानी कि सभी विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। वायु एक प्रकार की विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उभयचर प्राणी क्या है? तो आपको पता है कि कछुआ और मेढक आपका उभयचर प्राणी होता है, यानी कछुआ आपका स्थलचर में भी होता है और जलचर में भी होता है, ठीक है। यानी स्थलचर भी होता है, जलचर भी होता है, यानी मिट्टी वो स्थल पर भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है। इसी तरीके से मेढक भी होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो धारा रेखित शरीर ये भी होता है। पंख भी मछली के होते हैं। आपने मछली का चित्र तो बनाया ही होगा, बचपन में तो खूब बनाया होगा। पंख होते हैं कि नहीं होते हैं? पंख भी होते हैं, इनकी धारा रेखित शरीर भी होता है, गलफड़े भी होते हैं, लेकिन मछली में फेफड़ा नहीं पाया जाता क्योंकि ये अपने सांस गलफड़ों के द्वारा लेते हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है कि मछली का अनुकूलन अंग नहीं है फेफड़ा। अगला है, निम्न में से यौगिक कौन है? अगर आपने यौगिक तत्व और आपने उस यौगिक तत्व वगैरह अगर लेसन आपने मेरा अच्छे से पढ़ लिया होगा, अगर आपने ध्यान देकर पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने जो बनाया है अगर आपने उतना ही पढ़ लिया तो आप 90+ नंबर लेकर आएंगे, लेकिन आप पढ़ते नहीं, वो आपकी बात अलग है। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जल एक प्रकार का यौगिक होता है। क्या होता है? जल एक प्रकार का यौगिक होता है, ठीक है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? तो घुलनशील जो ठोस पदार्थ होते हैं, अगर उससे हम किसी द्रव को पृथक करेंगे तो वो वाष्पीकरण विधि कहलाती। कैसे, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे कि आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र में क्या होता है, लवण यानी कि नमक पाया जाता है। समुद्र में एक प्रकार का लवण पाया जाता है जिसे हम नमक कहते हैं। उसको हम उस समुद्र से नमक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को जब हम बाहर निकालते हैं तो बड़े सारे बहुत बड़ा सा बना होता है टैंक वगैरह, उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर वो पानी जो होता है भाप के रूप में या वाष्प के रूप में निकल जाता है, खत्म हो जाता है और आपका नीचे आपका नमक रह जाता है, तो उसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो किसी धातु का जो तल होता है वो केवल लंबाई और चौड़ाई से हम उसे मापते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल जो होता है मीटर गुणे मीटर हम कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m², यानी वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम m² भी कह सकते हो, इसको वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो उत्तर नंबर सा आपका सही है। तो मैं हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन कर करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं भी उसके बारे में पता है तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। मैं नहीं कह रही कि 5 आएंगे, लेकिन 2 नंबर का जरूर आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी हो सकता है 5 के 5 आ जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मुझे
मुझे लगे, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है इसको। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगला प्रश्न है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? कितनी बार आपने पढ़ा है कि एक मछली में श्वास लेने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं? देखिए 2017 में भी पूछा गया है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल क्या लगता है? तो पहलवान जब किसी भार को उठाएगा, या आप किसी साइकिल को चलाते हैं, या आप भी किसी भार को उठाते हैं, तो क्या होता है, जो मांसपेशियों में हमारी बल लगता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। अगला है, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। तो चने में जो दो हल्के पीले रंग की जो संरचना पाई जाती है उसका नाम होता है बीज पत्र। अगला प्रश्न है, तो चने में जो बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम जो होता है वो होता है बीज पत्र। क्या होता है? बीज पत्र होता है। उत्तर नंबर 7 का सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की जोड़ी होती हैं वो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। यानी कि हम अगर संख्या पूछता है तो 12 दूना 24 होता है, तो 24 हो गई। और अगर आप, क्योंकि एक साइड में 12 होती हैं, एक साइड में पसलियां 12 होती हैं, दूसरी साइड में 12 पसलियां होती हैं। और अगर आपसे जोड़ी पूछता है तो आप कहेंगे 12 जोड़ी, और अगर आपसे संख्या पूछता है तो आप क्या कहेंगे? 24। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा पसलियों की संख्या कितनी होती है तो आप 24 कहेंगे, और अगर पूछेगा संख्याओं की कितनी जोड़ी होती है तो आप कहेंगे 12। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो होती हैं वो हमारी 28, वैसे तो 22 हड्डियां होती हैं, लेकिन इसमें 22 नहीं 28 दिया है तो आप 28 लिखेंगे। अगर आपकी 22 आएगी तो आप 22 लिखेंगे। उत्तर नंबर आ। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। तो दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी जो होता है वो एंटीलोप होता है। क्या होता है? एंटीलोप होता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक चीज़ मेरी गांठ बांध लीजिए कि जितना आप हो सके, जितना आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी पढ़ा है, कुछ नया मत पढ़िए, उसी को रिवाइज कर लीजिए, उतना ही आता है। फालतू में आप इधर उधर दौड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जितना आपने पढ़ा है उसको खूब रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए, जितना आप रिवाइज कर पाए। और डेली आप क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट का डेली आप बहुविकल्पी प्रश्न को जरूर देखा करिए, बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जरूर देखा करिए। बाकी आप जितना पढ़ें उसको खूब रिवाइज कर लीजिए। आप बहुविकल्पी प्रश्नों को डेली, आप जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आपको जहाँ से भी अच्छे लगते हो, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डेली पढ़िए। ठीक है। और रिवीजन करिए हर एक सब्जेक्ट। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, अब आप किसी भी सब्जेक्ट को ना पढ़ के आप क्या करें, कल से आप क्या करें, राजन सीरीज या पवन सीरीज, आप जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हैं या नोट से पढ़ रहे हैं। और मैंने भी सारे नोट्स, मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न और जितनी भी मेरी क्लासेस हैं लघुत्तरीय प्रश्न की, सब मैंने करा दी है। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको सब मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उन्हीं को पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो चलिए कल मिलते हैं इसी तरह वीडियो में। और आप खूब ज़्यादा रिवाइज करिए। और मेरी प्रे है कि, और मैं विश करती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।